तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड जीएस प्रैक्टिस सेट का क्लास नंबर 17 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग प्राचीन काल में झारखंड से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम लोग झारखंड में प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में झारखंड के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े, यानी कि पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को पढ़े। इसके अलावा फिर हम लोग जो है वो ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग कांस्य युग के बारे में पढ़े। उसके बाद लौह युग के बारे में पढ़े। इसके अलावा हम लोग विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त पुरातात्विक अवशेष है इनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर सेकंड नंबर टॉपिक आता है पाषाण काल में, पहला तो आपका स्टोन एज आ गया, पहला स्टोन एज, तो स्टोन एज वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा आता है प्राचीन भारतीय इतिहास में वो काल जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है इससे कोई भी संबंध झारखंड का नहीं था, इसलिए इसको हम लोग स्किप कर दिए। थर्ड नंबर टॉपिक आता है आपका वैदिक काल। तो वैदिक काल से भी संबंधित झारखंड में कोई भी वैसा संबंध नहीं मिलता, इसलिए हम लोग वैदिक काल को भी हम लोग झारखंड में स्किप कर दिए। तो वैदिक काल के अंतर्गत हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ते हैं। इनका संबंध झारखंड में नहीं है तो इसको हम लोग नहीं पढ़े। इसके अलावा चौथा नंबर जो टॉपिक आता है प्राचीन काल में वो आता है आपका धार्मिक आंदोलन। और धार्मिक आंदोलन में हम लोग दो तरह का आंदोलन देखते हैं, एक आपका जैन धर्म और एक आपका बौद्ध धर्म। तो इन दोनों धर्म का जो है झारखंड में गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में पढ़ें। इसके अलावा अगर हम लोग प्राचीन काल में नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो आता है आपका मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मौर्य काल के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कौटिल्य की अर्थशास्त्र जो बुक है, इसमें क्या झारखंड के बारे में डिटेल मिलता है इसके बारे में। मौर्य काल के अंतर्गत हम लोग जो है वो सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे, चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे, ठीक है। इन सभी के अलावा हम लोग जानेंगे जो है मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आता है। तो जो मौर्योत्तर काल है यहाँ पे मौर्योत्तर काल में बहुत सारे विदेशी आक्रमण होते हैं भारत पे, जैसे कि सबसे पहले ईरानी आक्रमण होता है डेरियस प्रथम के द्वारा, उसके बाद यूनानी आक्रमण होता है अलेक्जेंडर के द्वारा। तो इस काल में झारखंड में क्या प्रभाव पड़ा और मौर्योत्तर काल से संबंधित झारखंड में कौन कौन से साइट है, जैसे कि सिंहभूम, चाईबासा और रांची, यहाँ से कुछ कुछ औजार वगैरह मिलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मौर्य काल के बाद हम लोग पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल के बाद हम लोग जानते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है पाषाण काल का, वो है आपका गुप्त काल। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है आपका गुप्त काल। गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुप्त काल से संबंधित झारखंड में कौन कौन सा अवशेष कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल के बाद हम लोग गुप्तोत्तर काल के बारे में जब पढ़ते हैं, और गुप्तोत्तर काल के अंतर्गत हम लोग दो राजा का जिक्र करते हैं, एक है आपका शशांक और एक है आपका हर्षवर्धन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यहाँ तक पढ़ने के बाद गुप्तोत्तर काल पढ़ने के बाद हम लोग का जो है वो झारखंड में प्राचीन इतिहास जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्राचीन काल में झारखंड के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले स्टोन एज पढ़े। स्टोन एज के बाद हम लोग जो है वो ताम्र युग, उसके बाद हम लोग पढ़े लोह युग, ठीक है, लोह युग पढ़े, ठीक है। पहले हम लोग पढ़े पाषाण युग, उसके बाद हम लोग पढ़े ताम्र पाषाण युग, उसके बाद पढ़े कांस्य युग, उसके बाद लोह युग। इन सभी के बाद हम लोग पढ़े झारखंड में धार्मिक आंदोलन, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़े। फिर हम लोग पढ़े झारखंड में जो है वो, इसके बाद हम लोग आता है धार्मिक आंदोलन के बाद वो हम लोग पढ़े मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में पढ़े। उसके बाद मौर्योत्तर काल, उसके बाद गुप्त काल, उसके बाद गुप्तोत्तर काल। तो इतना हम लोगों को झारखंड में जो है वो प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें जो क्वेश्चन हम लोग इसमें सेट किया हुआ है ये आपका मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर जो काल है इससे संबंधित है, क्योंकि इससे पहले जितना भी कॉन्सेप्ट और आपका फैक्ट बन सकता था वो हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो यहाँ पहले तो मौर्य काल के बारे में बताया गया है, तो आप पहले मौर्य काल के बारे में 2-3 पॉइंट समझ लीजिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला गया पहला नंबर ऑप्शन कि मौर्य काल जो है वो मगध से दक्षिण की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था। तो मौर्य काल में मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला जो व्यापारिक मार्ग था वो झारखंड से होकर गुजरता था, तो ये बिल्कुल सही बात है।
हम सभी लोग जानते हैं कि जब महाजनपद की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों में से सबसे जो महान महाजनपद होता है, सबसे मतलब पावरफुल, वो रहता है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में भी कई सारे वंश शासन करते हैं, जैसे कि हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, ये सभी। फिर नंद वंश को रिप्लेस करके मौर्य वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका मगध पे ही स्टार्ट होता है, ये हमें सभी को पता है। आगे देखिए, अगर हम लोग देखें तो सेकंड नंबर ऑप्शन बताया जा रहा है कि मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक महत्व था। तो ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है वो तत्कालीन कुक्कुट देश झारखंड में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी। तो ये बताया गया है कि देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुक्कुट देश कहा गया है, जबकि फाहियान के द्वारा झारखंड को कुक्कुट लाट कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौटिल्य का एक बुक आता है अर्थशास्त्र, और उस अर्थशास्त्र बुक में झारखंड क्षेत्र को जो है वो कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश के नाम से इंगित किया गया है। और कौटिल्य के अनुसार ये बताया जाता है कि जो आपका कुक्कुट देश है, यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था चलती थी। तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग, ये तीनों ऑप्शन सही है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द कौन सा है। तो वो हम लोग देखते हैं, कुक्कुट और कुक्कुट देश, ये दोनों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए यूज किया गया था। और साथ ही ये बताया गया था कि जो आपका कुक्कुट देश है, यहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था स्थापित है, तो गणतंत्रात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित थी। तो वो आपका गणतंत्रात्मक था। इसके अलावा एक पॉइंट और भी आप याद रखिएगा कि जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त जो मौर्य है, जिसने मौर्य काल की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने आट्विक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी। तो किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो आट्विक नामक एक पदाधिकारी का नियुक्ति किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका पर्पस ये था कि ये जो है वो जनजातियों पे नियंत्रण करेगा और मगध साम्राज्य हेतु इनका जो उपयोग करेगा, और शत्रुओं से इसके गठबंधन को रोकना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक आट्विक नामक एक पदाधिकारी का नियुक्ति करता है, और इसका काम क्या रहता है कि जनजातियों को कंट्रोल में करना, ये सभी इनका काम रहता है। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अशोक का 13वें शिलालेख में जो एक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जिसका नाम रहता है आट्विक या फिर आटवी, तो आट्विक एक क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है। ये जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में एक आट्विक क्षेत्र का भी उल्लेख मिलता है, और आट्विक एक पदाधिकारी का भी नाम मिलता है, जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिक्र किया गया है कि जो आट्विक नामक पदाधिकारी है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नियुक्त किया जाता है जनजातियों को कंट्रोल में करने के लिए। वहीं अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो आट्विक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि प्रायः झारखंड के लिए ही यूज किया गया था। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो झारखंड से मंगाई जाती थी। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चल रहा था ना, तो उसमें सेना के प्रयोग के लिए झारखंड से जो है वो हाथी मंगवाया जाता था। तो झारखंड से हाथी मंगवाया जाता था, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक आट्विक नामक पदाधिकारी का नियुक्ति करता है, जो कि जनजातियों को कंट्रोल करने के लिए वो इसका नियुक्ति किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्रवाहक नहीं मतलब इंद्रनावक नदी से किस चीज़ की प्राप्ति होने का जिक्र किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीरा। तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इंद्रनावक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रनावक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे, और इंद्रनावक जो नदी है ये संभवतः इब और शंख नदियों का ही इलाका था। तो ये जो इंद्रनावक जो नदी है, ये आपका शंख और
जो इब नदी है इसका क्षेत्र ही लगभग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था। तो यहाँ तक हम लोग कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जाने। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो है वो एक पदाधिकारी का नियुक्ति करता है जनजातियों को कंट्रोल में करने के लिए, और उस जनजाति का मतलब उस पदाधिकारी का जो नाम है वो आटविक रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अशोक के बारे में याद रखिएगा कि अशोक के जो 13वें नंबर का शिलालेख रहता है वहाँ पे कई सारे राज्यों की जो है सूची मिलती है, कई सारी नहीं मतलब कि आसपास के राज्यों की यानी समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिनमें से एक जो है वो आटव या फिर आठवीं प्रदेश का जिक्र किया रहता है, और झारखंड क्षेत्र जो है वो इसी आठवीं प्रदेश के अंतर्गत ही शामिल था। तो अशोक के 13वें शिलालेख में एक आठवीं क्षेत्र का आठवीं प्रदेश का जिक्र मिलता है, आठवीं या फिर आठवीं प्रदेश का जिक्र मिलता है, और इसके अंतर्गत जो है वो झारखंड क्षेत्र प्रदेश जो है वो शामिल था। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि अशोक का झारखंड की जनजातियों पर जो है वो डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट रूप से नियंत्रण था, यानी कि अप्रत्यक्ष कंट्रोल था। इसके अलावा एक और भी पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख 2 में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक को ये प्राप्त हो सके। तो अशोक का एक जो है वो जब शिलालेख की बात करते हैं हम लोग कलिंग शिलालेख की बात करते हैं जो कि अशोक से ही संबंधित है। तो कलिंग शिलालेख नंबर 2 में जो है वो लिखा रहता है कि इस क्षेत्र यानी कि जो आठवीं या फिर आठवीं क्षेत्र है तो यहाँ पे रहने वाले जो अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक को क्या हो सके प्राप्त हो सके। इसके अलावा अशोक के बारे में याद रखिएगा कि अशोक जो है वो झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजता है। ठीक ना, ये होना चाहिए। तो झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक जो है वो एक अधिकारी को भेजता है जिसका नाम रहता है रक्षित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, झारखंड प्रदेश में अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्षित। तो अशोक भेजता है रक्षित अधिकारी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और अशोक के 13वें शिलालेख में जो है वो आठवीं प्रदेश का उल्लेख मिलता है जिसमें झारखंड भी शामिल था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक आठवीं नामक पदाधिकारी का नियुक्ति होता है जनजातियों को कंट्रोल में करने के लिए। ठीक है ना, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि झारखंड में अशोक कालीन कला का विवरण जो है वो झारखंड में देखने को नहीं मिलता है। तो झारखंड में अशोक से संबंधित जितना भी कला था इससे का कोई भी विवरण नहीं मिलता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख 2 में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र के अभिजित जनजातियों को मेरे धर्म का पालन जो है वो धर्म का आचरण करना चाहिए यानी कि पालन करना चाहिए ताकि वे लोक परलोक को प्राप्त हो सके। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं अशोक। ठीक ना, तो ये अशोक का था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं कि अशोक के द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जिसे भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अशोक के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है वो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा जाता है। किसको, तो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा जाता है। ये पॉइंट तो हम लोग जानते हैं कि जो है रक्षित नामक जो अधिकारी है इसको भेजा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो देखिए एक आपका जो है वो हम लोग इस ऑप्शन के अनुसार देखिए तो यहाँ पे एक 8वीं वर्ड लिखा हुआ है। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अशोक का जो 13वें नंबर का शिलालेख था यहाँ पे समीपवर्ती राज्यों की जो सूची मिलती है जिसमें आटव और आठवीं इस प्रदेश का जिक्र होता है जिसमें झारखंड प्रदेश भी जो है वो शामिल रहता है। इसके अलावा देखिए
मौर्य काल यहाँ तक आपका समाप्त हो गया। तो मौर्य काल में हम लोग कौटिल्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में ही जानना था। ये तीन राजाओं के बारे में, इन्हीं 3 राजाओं के बारे में। इसके बाद आता है आपका मौर्य काल के बाद, वो है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल के बारे में 2-3 पॉइंट आप समझ लीजिए, इसके बाद इसका MCQ सॉल्व कीजिएगा। तो मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने राज्य स्थापित किए, जैसे यूनानी, जैसे ईरानी। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी जो है वो स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव जो है वो झारखंड में भी दिखाई देते हैं। तो इसका प्रभाव झारखंड में भी दिखाई देता है। और अगर हम लोग मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल से संबंधित झारखंड में जो है वो 3 क्षेत्र इम्पोर्टेंट है। एक है आपका सिंहभूम, एक है आपका चाईबासा और एक है आपका रांची। तो सिंहभूम से जो है वो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिलते हैं, जिससे झारखंड के विदेशी संबंधों की जो है वो पुष्टि होती है। तो झारखंड का भी विदेशी राज्यों से जो है वो व्यापार वगैरह होता था। इसका एग्जाम्पल मिलता है सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के से। ठीक है, तो सिंहभूम में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। वहीं अगर चाईबासा की बात करें तो चाईबासा से जो है वो इंडो सीथियन जो है सिक्के प्राप्त होते हैं। तो वही बताया गया है कि चाईबासा से आपका इंडो सीथियन सिक्के मिलते हैं। सिंहभूम से तो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले, जबकि चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची से जो है वो कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो रांची से कुषाण काल के सिक्के मिलते हैं, और जिससे ये ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में जो है वो कनिष्क का प्रभाव था। तो कुषाण अगर काल की बात करें तो इसमें एक बहुत महान शासक था जिनका नाम कनिष्क है। तो रांची में कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त होते हैं, इससे ये ज्ञात होता है कि इस क्षेत्र में जो है वो कनिष्क का भी प्रभाव था। ठीक है, तो ये था आपका मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल भी समाप्त हो गया। मौर्य काल में जिस तरह से हम लोग कौटिल्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और अशोक के बारे में जाने, उसी तरह मौर्योत्तर काल में जो है वो केवल और केवल हम लोगों को देखना है कि जो विदेशी संबंध स्थापित हुए हैं इसके प्रभाव झारखंड में कहाँ कहाँ मिलते हैं। तो सिंहभूम, चाईबासा और रांची में याद करना है। रोमन साम्राज्य के सिक्के सिंहभूम में, इंडो सीथियन चाईबासा में और कुषाण कालीन सिक्के रांची में प्राप्त हुए। ये आपको बस मौर्योत्तर काल में जानना था। ठीक है, तो आई होप मौर्य काल और मौर्योत्तर काल अब आपका समाप्त हो गया है, समझ में भी आ गया होगा। अब हम लोग गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो है हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, झारखंड के किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो अगर हम लोग रोमन साम्राज्य के सिक्के की बात की जाए तो ये रांची मतलब झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये सभी को पता है, रांची से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कुषाण कालीन सिक्के जो है वो चाईबासा से रांची से प्राप्त हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग मौर्य काल कंप्लीट हो गया है, अब हम लोग देखते हैं गुप्त काल के बारे में। और गुप्त काल पढ़ने के बाद इससे संबंधित हम लोग MCQ जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ था। तो अगर हम लोग गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ था। अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। हजारीबाग के महुदी पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। वहीं झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी तथा गुप्त कला की देन माना जाता है। तो झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा भंडारी जो प्रथा है वो सभी गुप्त काल की ही देन मानी जाती है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। गुप्त काल के अंतर्गत जब हम लोग गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग 2 राजा के बारे में पढ़ते हैं। एक तो है आपका समुद्रगुप्त, ठीक है, और दूसरा है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ गुप्त काल के अंतर्गत हम लोग जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है जो कि महुदी पहाड़, हजारीबाग, सतगावा, कोडरमा
और पिठोरिया, रांची, इन तीनों प्लेसेस से मिला है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो गुप्त काल में हम लोग समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, इसको पढ़ना है। और साथ ही साथ 3 प्लेस जहाँ से गुप्तकालीन अवशेष मिले हैं, तो महुदी पहाड़, हजारीबाग, सतगावा, कोडरमा और पिठोरिया, रांची, इसके बारे में ही बस पढ़ना है। तो फिर आपका गुप्त काल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के जो है वो साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका महुदी पहाड़। तो महुदी पहाड़ आपका हजारीबाग में है, सतगावा आपका जो है वो कोडरमा में है, इचाक हजारीबाग में, इसको भी हजारीबाग में है। तो महुदी पहाड़ जो है यहाँ पे गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। वहीं देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, तो झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी प्रथा जो है वो किस काल की देन है? तो ये सभी को पता होना चाहिए, ये गुप्त काल की ही देन है। ठीक है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए, जब हम लोग गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में 2 राजा ही इम्पोर्टेंट है, एक आपका समुद्रगुप्त और एक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य भी कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समुद्रगुप्त की बात करते हैं। तो ये जो समुद्रगुप्त था, ये गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जो था वो, अगर गुप्त वंश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो वो आपका समुद्रगुप्त था। और समुद्रगुप्त को ही भारत का जो है वो नेपोलियन कहा जाता है। इसके अलावा ये देखिए, समुद्रगुप्त के जो विजयों का जो वर्णन है वो प्रयाग प्रशस्ति में की गई है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है, ये लेखक का नाम है हरिसेन। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक का नाम हरिसेन है और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजयों का वर्णन किया गया है। और इन विजयों में से एक विजय जो है वो आठविक विजय भी लिखा गया है। तो इन विजयों में एक विजय का नाम लिखा गया है वो आठविक विजय। तो हम सभी को पता है कि अशोक के 13वें नंबर का जो शिलालेख है, यहाँ पे आठविक एक क्षेत्र का नाम मिलता है, जो कि जिसमें झारखंड भी शामिल था। ठीक है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा अशोक के जो कलिंग शिलालेख जो 2 था, इसमें रक्षित अधिकारी का जिक्र मिलता है, जो कि आठविक क्षेत्र में भेजा जाता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसके अलावा देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि जो झारखंड प्रदेश है वो आठविक प्रदेश का ही हिस्सा था। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड जो था वो समुद्रगुप्त के अधीन हुआ करता था। आगे देखिए, समुद्रगुप्त जो है, तो समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। तो आपको पता होना चाहिए, झारखंड जो है वो 2 प्लेस में विभाजित था हल्का हल्का, एक तो आपका आठविक क्षेत्र में और एक आपका पुंडवर्धन क्षेत्र में। तो आठविक क्षेत्र को भी समुद्रगुप्त जीत लेता है और पुंडवर्धन क्षेत्र को भी समुद्रगुप्त जो है वो जीत लेता है। तो ओवरऑल पूरे झारखंड पे जो है वो समुद्रगुप्त का कब्जा हो जाता है। इसके अलावा ये जान लीजिएगा आप कि जब समुद्रगुप्त का शासनकाल चल रहा था तो उसमें उनके जो विजयों का जो वर्णन प्रयाग प्रशस्ति है, तो इस प्रयाग प्रशस्ति में जो है छोटानागपुर क्षेत्र को मुरुंड कहा जाता था। आपको बताया गया था पिछले क्लास में ही कि विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया, वायु पुराण में झारखंड को मुरंड कहा गया, जबकि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड कहा जाता है। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये भी जान लीजिएगा कि झारखंड में जब समुद्रगुप्त का जब प्रवेश होता है तो समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में जो है वो बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो जाता है। जिस तरह से कुमारगुप्त के आने से झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन जो है डिक्लाइन स्टार्ट होता है, उसी तरह समुद्रगुप्त के भी आने से झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन होने लग जाता है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ये था आपका समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त के बारे में सारा पॉइंट हम लोग जिक्र कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड का जो उल्लेख है वो किस क्षेत्र से किया गया है? तो हम सभी को पता है मुरुंड।
तो मुरुंड जो है वो समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति में। अगर किक्कट प्रदेश की बात करें तो ये आपका भागवत पुराण में था, जबकि कीकट प्रदेश, अगर ये वाला कीकट रहे तो ये आपका ऋग्वेद में किया गया है, जबकि ये वाला कीकट भागवत पुराण में। अगर कुक्कुट देश या फिर कुक्कुट की बात करें तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है, जबकि कुक्कुट लाट जो है वो फायान के द्वारा किया गया है। वहीं अगर आट्विक क्षेत्र की बात करें तो आट्विक जो क्षेत्र है ये आपका मतलब कि अशोक के 13वें नंबर के शिलालेख में इसका यूज किया गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसमें झारखंड क्षेत्र का भी विस्तृत क्षेत्र जो है वो शामिल था। तो हम सभी को पता है कि समुद्रगुप्त जो है वो आट्विक को भी जीत जाता है और आपका पुंडवर्धन को भी जीत जाता है, और इन दोनों क्षेत्र में झारखंड सम्मिलित था। तो ओवरऑल झारखंड पे कब्जा हो जाता है समुद्रगुप्त का। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो कि आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। ठीक है ना, तो हम सभी जानते हैं कि गुप्त काल में हम लोग दो राजा के बारे में पढ़ते हैं, एक आपका समुद्रगुप्त और एक आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड प्रदेश में भी था, और इसके काल में ही जो चीनी यात्री है वो फायान 405 ईस्वी में जो है वो भारत आता है। ये ईसा पूर्व की बात नहीं हो रही, ये ईस्वी की बात हो रही है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय इसी के काल में ही चीनी यात्री फायान 405 ईस्वी में भारत आता है, और ये जो चीनी यात्री फायान था वो झारखंड क्षेत्र को कुक्कुट लाट कहता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में एक ही पॉइंट याद रखिएगा कि इसके काल में ही फायान झारखंड आया था, बस, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आए चीनी यात्री फायान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो वो हम सभी को पता है, कुक्कुट लाट जो है इस शब्द का प्रयोग किया। अगर मुरुंड की बात करें तो समुद्रगुप्त की पर्याय प्रशस्ति में, किक्कट प्रदेश की बात करें तो वो आपका भागवत पुराण में, और कीकट की बात करें तो वो आपका ऋग्वेद में। अगर कुक्कुट देश की बात करें तो वो आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, जबकि कुक्कुट लाट की बात करें तो वो आपका फायान के द्वारा कहा गया था। और फायान जो है वो 405 ईस्वी में आता है, 405 एडी में आता है। ठीक है ना, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो है वो गुप्त काल वाला जो टॉपिक था ये लगभग कंप्लीट हो गया है। अब केवल हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है। ये 3 अवशेष याद रखना है। एक आपका हजारीबाग में है, तो हजारीबाग के महुदी पहाड़ जहाँ पे पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर मिलते हैं। वहीं कोडरमा की बात करें तो कोडरमा में एक स्थान है जिसका नाम है सतगावा, और सतगावा से मंदिरों के भी अवशेष मिलते हैं, जिसे उत्तर गुप्त काल से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा एक प्लेस है रांची, जिला है रांची, और रांची जिला के एक प्लेस है पिठौरिया, और पिठौरिया से जो है वो पहाड़ी पर स्थित कुआं देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष जो है वो प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हम सभी को पता है सतगावा में हुआ है, महुदी पहाड़ में हुआ है, पिठौरिया में हुआ है, बेनूसागर में नहीं। सतगावा कोडरमा में, पिठौरिया रांची में, महुदी पहाड़ हजारीबाग में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गुप्त काल से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए है कि रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर गुप्त काल से संबंधित कुआं मिला है, बिल्कुल सही बात। ऑप्शन नंबर बी, सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष जो है वो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ये भी सही है। यानी कि सतगावा पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष जो है वो उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसके अलावा हम लोग ये जान लेते हैं कि जो आपका हजारीबाग का महुदी पहाड़ है, यहाँ पे पत्थरों को काटकर जो है वो बनाए गए 4 मंदिर मिलते हैं जो कि गुप्त काल से ही संबंधित है। तो ये 18 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग झारखंड में गुप्त काल को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो गुप्त काल भी हम लोग समझ लिए हैं। तो गुप्त काल हम लोग का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है
वो है आपका गुप्तोत्तर काल। तो गुप्तोत्तर काल के बारे में जानते हैं। जिस तरह से हम लोग गुप्त काल में दो राजा के बारे में पढ़े समुद्रगुप्त और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के बारे में, उसी तरह गुप्तोत्तर काल में भी जो है वो आपका दो ही राजा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक है आपका शशांक और दूसरा है आपका हर्षवर्धन। एक शशांक और दूसरा हर्षवर्धन, इन्हीं दोनों राजा के बारे में पढ़ना है और इससे संबंधित जो भी फैक्ट बन सकते हैं इन्हीं को सॉल्व करना है। तो अगर हम लोग शशांक की बात करें तो शशांक जो है वो गौड़ यानी कि जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे एक गौड़ वंश चल रहा था। तो गौड़ पश्चिम बंगाल का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक हुआ करता था। शशांक के साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो राजधानियां स्थापित की थी। एक राजधानी संथाल परगना का बड़ा बाजार था, जबकि दूसरा जो राजधानी था वो दुलमी था। क्या? दुलमी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, प्राचीन काल के शासकों में जो है यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड क्षेत्र में था। तो अगर हम लोग पहले राजा की बात करें प्राचीन काल में जिसकी राजधानी झारखंड थी, वो था आपका शशांक। और शशांक जो है वो अपने साम्राज्य को सुचारू तरीके से चलाने के लिए दो राजधानी बनाता है, एक संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। इसके अलावा देखिए, शशांक जो है वो शैव धर्म का अनुयायी हुआ करता था तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखिए, शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर बेनुसागर है और बेनुसागर आपका जो है वो कहाँ है, तो वो सिंहभूम में है, जो एक शिव मंदिर है। तो शशांक जो है वो बेनुसागर में एक शिव मंदिर बनाता है और यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर जो है वो अवस्थित कोचांग प्लेस में है। तो ये शिव मंदिर जो है बेनुसागर वाला, ये सिंहभूम और मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है इन दोनों की बाउंड्री लाइन पे स्थित एक कोचांग प्लेस है, यहीं पे स्थित है। और इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, क्योंकि यह शैव धर्म का अनुयायी था इस कारण, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। ठीक है ना। आगे देखिए, एक पॉइंट और है शशांक के बारे में कि शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में जो है वो बौद्ध धर्म के स्थान पे हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। तो हम लोग देखिए गुप्त काल में सबसे पहले कुमारगुप्त, उसके बाद आपका समुद्रगुप्त, उसके बाद गुप्तोत्तर काल में शशांक, इन तीनों ने बौद्ध धर्म को लगभग डिक्लाइन करने में बड़ा योगदान था। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं शशांक के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शशांक ने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसे राजधानी बनाया था? तो ये दो राजधानी बनाता है, एक तो संथाल परगना का बड़ा बाजार और दूसरा दुलमी। ठीक है, यानी कि उपरोक्त दोनों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? तो ये शशांक था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि शशांक के शासन काल के दौरान झारखंड के सिंहभूम के बेनुसागर में स्थित किस भगवान का मंदिर निर्मित करवाया गया है? तो ये शिव भगवान का करवाया गया था। और ये कहाँ पे है? तो ये सिंहभूम और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री लैंड पे स्थित एक क्षेत्र है जिसका नाम कोचांग है, उसी कोचांग में स्थित है। आगे देखिए, शैव धर्म के अनुयायी वह शासक जिसने झारखंड में सभी शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शशांक। समुद्रगुप्त और जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ये दोनों गुप्त काल से संबंधित हैं। अशोक आपका मौर्य काल से संबंधित है, जबकि शशांक आपका गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। और शशांक जो है वो गौड़ का शासक होता है, गौड़ जो है पश्चिम बंगाल में है, गौड़ वंश का शासक होता है। ठीक है ना। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर बेनुसागर स्थित है। बेनुसागर कहाँ स्थित है? तो ये सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? तो ये शशांक।
तो बौद्ध धर्म को नष्ट करने में सबसे पहले गुप्त काल के आते हैं कुमारगुप्त, उसके बाद समुद्रगुप्त और उसके बाद गुप्तोत्तर काल में शशांक। इन तीनों के द्वारा जो है वो बौद्ध धर्म को पूरी तरीके से डिक्लाइन कर दिया गया। ठीक है ना। तो हम लोग गुप्तोत्तर काल में पहला राजा शशांक के बारे में पढ़ लिए, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनते हैं उसको भी लगा लिए। अब हम लोग गुप्तोत्तर काल के दूसरे राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। और हर्षवर्धन के बारे में बताया जाता है कि ये हर्षवर्धन जो होता है वो वर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो है वो हर्षवर्धन ही होता है। तो हर्षवर्धन जो है वो वर्धन वंश का राजा होता है। इसके अलावा देखिए, इसके साम्राज्य में कांजांगल जो कि राजमहल को कहा जाता था, तो इसके साम्राज्य में कांजांगल का कुछ भाग शामिल था। तो कांजांगल यानी कि राजमहल वाला क्षेत्र इसके साम्राज्य में शामिल था। इसके अलावा देखिए, कांजांगल राजमहल में ही हर्षवर्धन जो है वो ह्विनस्वांग से मिलता है, और ह्विनस्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में जो है वो राजमहल की चर्चा की है। और राजमहल के लिए जो है वो कीलोना, सुकालाना और कर्ण सुवर्ण इसका वो जिक्र करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो आपका ये ह्विनस्वांग था, तो ह्विनस्वांग जो है वो राजमहल क्षेत्र के लिए की, चिंग, काई, लौ तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एक को शब्द का प्रयोग करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इसका संबंध फायान से है, जबकि हर्षवर्धन जो है इसका संबंध ह्विनस्वांग से है। तो हा से ह्विनस्वांग याद रखिएगा, हा से हर्षवर्धन और हा से ह्विनस्वांग ये दोनों याद रखिएगा। और हर्षवर्धन के साम्राज्य में केवल राजमहल का क्षेत्र शामिल था, और राजमहल को जो है वो उस समय कांजांगल कहा जाता था। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात जो है वो ह्विनस्वांग से होती है? तो ये आपका राजमहल क्षेत्र में होता है, और राजमहल को जो है उस समय कांजांगल कहा जाता था। तो कांजांगल कहा जाता था। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 26 और भी इम्पोर्टेंट बात बताया जा रहा है कि अगर हर्यक वंश का वह शासक जो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, तो इसके बारे में बताया जाता है कि हर्यक वंश का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम है बिंबिसार। तो जो बिंबिसार जो है वो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिंबिसार। अगर हम लोग देखें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, उदयीन ये सभी जो है वो कोई हर्यक वंश से, कोई शिशुनाग वंश से, तो कोई नंद वंश से इसी तरह संबंधित है ये। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक और वंश आता है नंद वंश। तो नंद वंश जिसके राजा घनानंद होते हैं और महापद्म नंद भी होते हैं। तो नंद वंश के समय झारखंड जो है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा ये भी जानिएगा कि नंद वंश की जो सेना है, तो नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी, और इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल हुआ करते थे। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिए कि झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा का विस्तार माना जाता था, और झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है वो कुछ बनाए गए मंदिर के जो है वो अवशेष मिलते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा बनाए गए कुछ मंदिर के अवशेष झारखंड के पलामू में मिलते हैं। लेकिन अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य की बात करें तो ये आपका फयान, इसी के समय में ही फायान जो है 405 BCE AD में झारखंड आता है। इसके अलावा एक राजा के बारे में देखिए, तो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जो थे वो कौन थे? तो वो जीवगुप्त थे। तो जीवगुप्त द्वितीय थे, और वो झारखंड में शरण ले लिया था। तो जब कन्नौज के राजा यशोवर्मन का जब विजय अभियान हुआ था, तो उसी समय मगध का जो राजा जीवगुप्त द्वितीय है वो झारखंड में आकर अपना शरण लेता है। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को यानी खुद को झारखंड का शासक घोषित कर देता है। तो एक राजा होता है जिसका नाम है जय सिंह, और जय सिंह जो है वो उड़ीसा का राजा होता है, और ये 13वीं सदी में अपने आप को झारखंड का शासक घोषित कर देता है। तो यहाँ तक इसको भी याद रखिएगा।
अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्न में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है यानी कि गलत है। तो अभी आपको बताया गया था कि ऑप्शन नंबर ए देखिए कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय झारखंड में शरण लिया था, ये सही बात है। इसके अलावा देखिए जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो क्वेश्चन नहीं मतलब ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी बोला जा रहा है कि हविंस्वांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है। और राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है ये तो हम लोग जानते ही हैं। और हविंस्वांग जो है वो राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काई लौ तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिन एक को शब्द का प्रयोग करता है। वहीं झारखंड के लिए की लोना सूखा लाना और कर्ण सुवर्ण का ये यूज करता है। आगे देखिए, गुप्त काल में आए चीनी यात्री फायान झारखंड को कुक्कुट लाड के नाम से जानते हैं, संबोधित किया था, सही बात है। तो गुप्त काल में ही चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसके काल में ही जो है चीनी यात्री फायान आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही जो है वो विक्रमादित्य भी कहा जाता है, यानी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, नंद वंश के समय झारखंड जो है वो मगध साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही बात। नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी और यहाँ से इस सेना में जो है जनजातीय लोग भी शामिल होते थे, बिल्कुल सही बात। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो कि गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है, इसका संबंध कहाँ से है? तो हम लोग देखते हैं महुदी पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, यहाँ पे पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर के अवशेष मिलते हैं जो कि गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है। वहीं अगर हम लोग सतगावा की बात करें तो जो सतगावा है ये आपका कोडरमा में है और यहाँ पे भी मंदिरों के ही अवशेष मिले हैं, लेकिन ये जो मंदिर के अवशेष मिले हैं ये आपका गुप्त काल का नहीं बल्कि उत्तर गुप्त काल से संबंधित है। जबकि पिठोरिया रांची में है, यहाँ से आपका पहाड़ी पर स्थित कुआं देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग झारखंड का जो प्राचीन काल था तो प्राचीन काल में झारखंड जो है इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोह युग, आपका फिर है आपका कांस्य युग, धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको प्राचीन काल में झारखंड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकाल में झारखंड को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।